warm welcome. You're watching a special edition of NDTV Chai Stop. नमस्कार, आप देख रहे हैं NDTV चाय स्टॉप। मैं हूं राहुल कंवल। इस वक्त हम लोग कोलकाता में हैं, हावड़ा ब्रिज के बहुत नज़दीक, गंगा नदी के बीचों बीच एक स्टीमर की सवारी कर रहे हैं। और हमारे साथ हैं पश्चिम बंगाल के कुछ बुद्धिजीवी जो कि इस चुनाव पर बहुत पैनी नज़र रख रहे हैं। उनसे चर्चा होगी कि इस चुनाव में आखिरकार जीतने कौन वाला है, क्योंकि ये महज एक चुनावी लड़ाई नहीं है, ये एक जंग है। मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल। मनोज्ञा, स्वागत है। बहुत भव्य इंतजाम किया आपने, मौसम को भी बेहतर कर दिया हमारे इस कार्यक्रम के लिए। अभिजीत दासगुप्ता है हमारे साथ, स्वागत है सर आपका। जयंतो घोषाल 4.5 दशक से पश्चिम बंगाल की राजनीति की हर छोटी बड़ी खबर पर नजर रख रहे हैं। मौमिता चक्रवर्ती हैं हमारे साथ, मैम स्वागत है। तौसीफ खान है हमारे साथ, साथ ही साथ हमारे साथ महुआ चटर्जी हैं और हमारे सहयोगी ऋतिक मोंडू। स्वागत है आप सभी का। मनोज्ञा, इतने चुनाव आपने पश्चिम बंगाल में देखे हैं, बंगाल का ये चुनाव बीते चुनावों से अलग कैसे? सारे त्योहार हैं, जिसको कहते हैं ना चुनाव का पर्व है, भारत का गर्व। मुझे लगता है ये सबसे ज्यादा फायरवर्क वाला चुनाव है। इसको मैं 5M के साथ जरूर डिकोड करूंगी, जिसमें महिला, माइनॉरिटी, मेजॉरिटी, मसल, मनी, मशीनरी, लेकिन एक जो जिसको कहते हैं ना ट्रम्प कार्ड, वो होगा इक्का तुरुप का इक्का, ममता या मोदी। इसको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि महिला वोटर हमेशा ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ी ताकत रहे हैं, उन्हें जिताते चले हैं। बीजेपी इसमें सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। अब आप आ जाइए माइनॉरिटी पर। माइनॉरिटी में जिस तरह से SIR में वोट कटे हैं, क्या वो माइनॉरिटी में डेंट दे रहे हैं या ममता बनर्जी से थोड़े से बिफर रहे हैं? मशीनरी सबसे बड़ी ताकत है इस समय तृणमूल कांग्रेस की, बनाम मनी या मसल आप कह लीजिए, जो इस समय बीजेपी के पास कमोवेश थोड़ा ज्यादा है। उसके बाद आ जाइए आप ममता बनर्जी पर। ममता बनर्जी का जवाब नहीं है, जिसकी वजह से साइलेंट कैंपेन चल रहा है और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी तक जितनी भी रैलीज की है, एक में भी ममता बनर्जी का नाम नहीं लिया है अभी तक। फिर आ जाते हैं मोदी, तुरुप का इक्का। वो इस बार कितना काम करेगा ये बड़ा दिलचस्प होगा देखना। लेकिन कुल मिलाकर मैं ये कहूंगी कि इस बार जीत जनता वर्सेस ममता की होगी। जनता वर्सेस ममता आप कह रहे हैं। जयंतो घोषाल, आपने इतने चुनाव देखे हैं, आपको लग रहा है कि ये चुनाव वो चुनाव होगा जिसमें बीजेपी के आंकड़े बढ़ते हैं 77 की तुलना में, 2021 के चुनाव की तुलना में, या ये वो चुनाव होगा जब तृणमूल का जो पूरा राजनीतिक ढांचा है वो एक तरीके से ढह जाता है पश्चिम बंगाल की इस जंगभूमि में? देखिए, आप जैसे बोले हैं कि ये जंग है, भाजपा मानना पड़ेगा कि पश्चिम बंगाल के राजनीति में भाजपा इज ए सक्सेस स्टोरी। भाजपा कहाँ था? कलकत्ता कॉरपोरेशन में 2 काउंसिलर हुआ था तो बीजेपी के लोग गुलाल लेके मस्त थे, और अडवाणी जी ने एक स्टेटमेंट इशू किया था कि भाजपा ने खाता खोला। वाजपेयी जी ने मुझे बोला था इंटरव्यू में, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का राज्य है, बंगाली ने जनसंघ प्रतिष्ठा किया, और हमारा दुख इस बात की है कि हम बंगाल में कुछ नहीं कर पाया। अमित शाह जी अध्यक्ष बने, बोले हैं कि पैन इंडियन पार्टी भाजपा हो सकता है उस दिन जिस दिन हम बंगला को दखल करेंगे, क्योंकि वो हिंदी हार्टलैंड का पार्टी, ये जो परसेप्शन है इसको बदलना है। तो आज वही भाजपा कर रहे हैं, तो भाजपा इज कॉन्सिस्टेंट। लेकिन ये जो भाजपा का इस बार मैं देख रहा हूं, वो ऐसे भाजपा मैंने कभी नहीं देखा, क्योंकि इसमें साम दाम दंडभेद, ये तो बार बार हम लोग बोलते हैं, अमित शाह चाणक्य हैं, ये सब बहुत हो गया है। लेकिन इस बार भाजपा का जो स्ट्रैटेजी है ना, गजब है। क्योंकि हिंदुत्व ऐसे नहीं है कि हिंदुत्व इज ए बैक टू बेसिक भाजपा के लिए, ऐसे नहीं है कि हिंदुत्व छोड़ दिया, जैसे मनोज्ञा बोल रहे हैं ना कि हिंदू वोट बैंक, मेजॉरिटी वोट बैंक को कंसोलिडेट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि हिंदू वोट अगर अप्रोक्सीमेट 70% है, उसमें 45% तो बीजेपी को मिला था, लेकिन संख्या में उसको ट्रांसफर नहीं कर पाया। तो आज तो 50% टारगेट है, 70% में 50% अगर भाजपा हिंदू वोट मिल गए तो सरकार बन सकता है। लेकिन क्यों नहीं बनता है? तो SIR है, प्रॉपरली वोटर लिस्ट कर रहे हैं, गवर्नर आ गए हैं, नया जो मॉनिटरिंग कमेटी बनाया, इलेक्शन कमीशन, स्टेट गवर्नमेंट, और चीफ सेक्रेटरी से लेके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सब बदल दिया। एक ब्यूरोक्रेट मुझे फ़ोन किया, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, नाम नहीं ले सकते हैं पत्रकार के नाते, हम नाम नहीं बोलेंगे, वो कह रहे हैं कि हम बहुत दुविधा में हैं। जब वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट हमको इंस्ट्रक्शन देते हैं चुनाव के समय,
चीफ मिनिस्टर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट है, लेकिन इलेक्शन कमीशन इज नाउ माई अथॉरिटी। तो इलेक्शन कमीशन अगर कहेगा कि फॉलो माई ऑर्डर तो वो भी मानना पड़ेगा। तो इसीलिए दे आर ऑल्सो वेरी दिस टाइम, जो होता था ना पहले कि बाद में दिखा जाएगा, ममता भी स्टेटमेंट किए हैं कि इसके बाद हम आएंगे और तो हम देखेंगे कि कौन कौन ऑफिसर क्या क्या किया है। तो ये जो अभी इस समय जो है ना वो कॉम्बैटिटिव मोड जो है, ये मैंने कभी नहीं देखा। क्या चारों तरफ से तौसीफ साहब घिरी हुई नजर आ रही है ममता बनर्जी इस वक्त पे? तनाव में, गुस्सा, या आपको लग रहा है कि एक आत्मविश्वास है कि एक बार फिर से चौथी बार जीत सकती है? नहीं, अगर हम देखें मीडिया प्रेजेंस, हम देखें स्ट्रैटेजी, तो ऑब्वियसली दिखता है कि हाँ पूरा कॉन्फिडेंस है, पूरा भरोसा है, क्योंकि अल्टीमेटली वोट तो जनता को देना है और जनता ने अपने माइंड को तभी, क्या जनता के माइंड में क्या चल रहा है वो आपको तभी पता चलेगा जब चुनाव ख़त्म हो जाएंगे, रिजल्ट आ जाएंगे। लेकिन अभी हम इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रैली में कितनी भीड़ हो रही है। क्या ममता बनर्जी आज के डेट में भी क्राउड पुलर हैं? तो जवाब है जी हाँ है। क्या उनके पर्सनल इमेज में कोई डेंट लगा है? तो जवाब है जी नहीं, डेंट नहीं लगा। हाँ, SIR के इश्यूज हैं, कोई आप एडमिनिस्ट्रेशन इनकम्बेंसी 15 साल में आपके जो MLAs हैं, आपका जो पार्टी स्ट्रक्चर है, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी पैदा हो। एंटी इनकम्बेंसी है, इसको खुद पार्टी ने एक्सेप्ट किया है और इसका सबूत ये भी है कि उन्होंने सिटिंग MLAs को, कई सारे सिटिंग MLAs को, लगभग 75 MLAs को टिकट नहीं दिया और नए फेसेस वहाँ पे लेकर आए। तो एंटी इनकम्बेंसी को खुद रूलिंग डिस्पेंसेशन एक्नॉलेज कर रही है और उसको करेक्ट करने के लिए उन्होंने ये कदम लिया कि नए फेसेस को इंट्रोड्यूस किया है। तो लोगों के बीच में भरोसा देने का काम जो है पार्टी ने किया है, दिखाने के लिए कि भाई हम आपके अगर कोई इश्यूज हैं हम उसको एड्रेस करेंगे, अगर हमारे कैंडिडेट्स में फॉल्ट है हम उसको बदल देंगे। अब इस बात को लेकर के बीजेपी ने कितना कैश इन किया है ये बीजेपी के कैंपेन में आपको दिखेगा। बीजेपी का ज़्यादातर अगर आप देखें बड़े बड़े नेता यही कहते रहे कि घुसपैठिए है, रोहिंग्या है, तो उनसे सवाल किया जाता है कि आपने SIR कर दिया, एक भी नाम आप दिखा दीजिए, आपने प्रूफ कर दिया हो कि कोई रोहिंग्या है, कोई घुसपैठिया। आज भी वो एडजुडिकेशन के प्रोसेस में है और इसमें कितने जेन्युइन वोटर्स हैं जो एक्चुअल में वो इसका जो इनकन्वीनियंस उनको फेस करना पड़ा, अच्छे लोग जो जेन्युइन वोटर्स हैं उनका नाम डिलीट हो गया, अब वो ट्राइब्यूनल में जाएंगे, अपीलेट प्रोसेस में जाकर के शायद उनका नाम इंक्लूड हो जाए। ये इनकन्वीनियंस क्रिएट करना, ये तो खुद बीजेपी के लीडर भी उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। महुआ, दोनों जो सेनाएं हैं इस जंग भूमि में, उनकी स्ट्रेटजी बीते चुनाव की तुलना में इस बार आपको अलग कैसे दिख रही है? बिल्कुल अलग लग रहा है, क्योंकि 2021 की बात कर रहे हैं, 24 की मैं नहीं बात कर रही हूँ। असेंबली की इलेक्शन है तो 21 से कंपेयर करेंगे, अगर 21 की इलेक्शन से कंपेयर करेंगे तो इट वाज अ हाई डेसिबल इलेक्शन, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं। इट वाज बहुत ही जोरदार कैंपेनिंग थी, दोनों तरफ से जोर शोर की कैंपेनिंग थी। एक दूसरे चाय स्टॉप को पे चाय तो आएगी, कुछ चाय स्टॉप तो चल रही है, चाय तो पिला नहीं रहे। हाँ बताइए। एक दूसरे को हर मंच से जो बोले जा रहे थे, तो उस तरह का इलेक्शन का कैंपेन इस बार बिल्कुल नहीं है। जो बात हम सारे कर रहे हैं बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ज़रूर ममता बनर्जी ने कैंपेन में ये कहा है कि मैं खुद लड़ रही हूँ सारे सीटों पर, और एज़ यूजुअल वो अपना जोरदार कैंपेन कर रही है और उसमें, लेकिन बीजेपी का जो कैंपेन है उसमें बहुत फ़र्क है कंपेयर टू तृणमूल कांग्रेस, क्योंकि बीजेपी का हमेशा हर जगह, सिर्फ बंगाल में नहीं, जोर शोर का ही कैंपेन होता है, प्लस थोड़ा सा विजुअल भी होता है। बंगाल स्पेसिफिक कैंपेन है, जय श्री राम थोड़ा कम है, जय माँ काली थोड़ा ज़्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारा सोचा समझा स्ट्रैटेजी है और तरीके से डिज़ाइन किया गया है और उसी तरह से बीजेपी इस बार चल भी रही है। बीजेपी में कोई इधर उधर अलग से बोल भी नहीं रहे हैं कि इस कैमरा में कुछ आ गया, उधर कोई कुछ बोल दिया, कोई कैंडिडेट ने कुछ कह दिया, तो विच इसका मतलब ये है कि इसकी तैयारी जो है ऑर्गेनाइजेशनली जो वीक था बंगाल में, वो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बाकी बंगाल की दूसरे पार्टीज़ के तरह उतना स्ट्रॉन्ग है, लेकिन पहले से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ऋतिक, आप काफ़ी सफ़र कर रहे हैं पूरे पश्चिम बंगाल में, क्या पा रहे हैं आप ज़मीन पर? क्या जिस तरीके से CPM का ढांचा पूरा चूर हुआ था,
वैसी स्थिति बन रही है या एक बार फिर ममता जीत सकती सबसे मुश्किल सवाल, क्योंकि यही सवाल हम जगह जगह समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार बंगाली बिल्कुल चुप, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ खासकर नॉर्थ बंगाल में और दक्षिण भाग में भी, जैसे बाद में ये आया कि 15 सालों की फैटिगनेस है, लोग नाखुश है, यहाँ पर नौकरी नहीं है, ममता सरकार की करप्शन है, लेकिन क्या वो बीजेपी को एक ऑल्टरनेटिव के तहत वो मान रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। जैसे दीदी ने कहा कि बीजेपी का स्ट्रैटेजी इस बार कुछ अलग है। दे आर बैंकिंग ऑन SIR, दे आर ऑल्सो बैंकिंग ऑन वूइंग बंगाली सेंटिमेंट, किसके कारण कभी तो उस दिन बीजेपी के दफ्तर में बात हो रही थी कि भाई हमारे पार्टी में और 4 शौमिक भट्टाचार्य जैसे नेता होते जो मांस खाते, जो जिस तरीके से वो भाषण करते हैं, माँ काली को आगे रखते हैं, तो बीजेपी जीत सकती थी। तो इस तरीके बातें हो रही है, लेकिन बंगाल के लोग डेस्परेटली दे आर वांटिंग एन ऑप्शन बिकॉज दे वांट समथिंग गुड टू हैपन। मैं जहां तक समझ रहा हूँ, और सबसे बड़ी बात शायद इस बात को बीजेपी भी समझ रही है, इसलिए सबसे ज्यादा जोर जो है वो नॉर्थ बंगाल में वो दे रहे। देखिए वहां पर देयर आर 54 सीट्स, जिनमें से वो कोशिश कर रहे हैं कि 45 से 50 सीट उन्हें हासिल हो जाए। बाकी का जो एक बड़ा जगह है वो रहेगा जंगल महल एरिया, यानी पश्चिम की तरफ, जहाँ पर झारग्राम, बांकुड़ा, जहाँ पर पिछले झारखंड से लगा हुआ, हाँ, उन सब इलाकों में उनका अच्छा रिजल्ट रहा है। तो वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर अगर जीत हासिल कर ले 180 सीट, और इसके कहीं ना कहीं मुझे जो लग रहा है, ये शायद पहली बार, उस दिन मेरा एक कांग्रेस के पुराने नेता से बात हो रहा था, उन्होंने कहा कि 50 और 60 के दशक की राजनीति आपने देखी नहीं है, ना उस दौर की पत्रकारिता ही तुमने देखा है। कहीं ना कहीं लग रहा है कि बंगाल में जो है ये हिंदुत्व वोट और हिंदू वोट को कॉन्सुलेट करने की कोशिश लगातार जो किया जा रहा था, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो या फिर तमाम दिलीप घोष, कहीं ना कहीं लग रहा है ज़मीनी हकीकत पर वो सक्षम हो रहा है। लेकिन SIR किसके लिए खेल कर जाएगा, क्या वो तृणमूल के लिए होगा बेनिफिशियरी या फिर बीजेपी के लिए? ममिता जी, ये आरोप लग रहा है कि बीजेपी एक तरीके से कोशिश कर रही है कि जो मार्जिन का वोट था तृणमूल का, जिस मार्जिन से वो जीत रहे थे, उसको SIR के जरिए काट दिया जाए ताकि मार्जिन टाइट हो जाए। तो जिस तरीके से ये नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है, प्लस उसमें कई सारे जो हिंदू बांग्लादेशी थे उनके भी वोट्स कटे हैं, क्या आपको लगता है SIR एक दोधारी तलवार है? देखिए, सबसे पहले राहुल ये समझना है कि SIR है क्या, इसको लेकर क्या करते हैं। SIR एक संवैधानिक मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है जिनको फॉलो करना ज़रूरी है। ये हमारे डेमोक्रेसी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और यही मुद्दा बना के अभी TMC क्या कर रहा है कि लोगों के मन में एक गलत नैरेटिव पैदा कर रहे हैं कि ये मुस्लिम वोटर्स को हटाने के लिए कर रहे हैं, मुस्लिम को देश से बाहर करने के लिए किया जा रहा है। तो ये ना पकड़ के लोगों को बोल रहा है कि आप ऐसा मत कीजिए। ये मतलब पहले जो उन्होंने किया था कि ये एक नैरेटिव किया, और NRC के साथ ना इसको एकदम मिक्सअप कर रहे हैं ये लोग TMC वाले। और ये SIR के लिए अगर आप देखते हैं तो तमिलनाडु में लगभग 1 लाख के करीब नेम रिमूव हुआ था, और UP में लगभग 2,96,000, मतलब लगभग मैं बताती हूँ कि 3 करोड़। तो कहीं पे भी कुछ रेजिस्टेंस नहीं था, कुछ कंप्लेंट्स नहीं था। पर बंगाल में आप देखिए क्या हो रहा है, मुख्यमंत्री खुद जाकर धरना में बैठते हैं कि नहीं, SIR के विरोध वो जाकर प्रोटेस्ट लगाते हैं। मैं एक बात कहना चाहूँगी, और जो हिंदू मुस्लिम मुद्दे की अभी बात हो रही थी, चर्चा हो रही थी, ये हिंदू मुस्लिम मुद्दा भी अभी इस बार बंगाल के चुनाव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने मोथाबारी देखा कांड क्या हुआ था, फिर मुर्शिदाबाद में हमने देखा हरगोविंद दास, दीपू दास, फिर कुछ ही दिन पहले की बात राहुल देखा गया था, कुछ ऑफिसर्स को बंधक बना के रखा गया था, और उनका नाम क्या है ये भी लोगों को पता है। तो अभी क्या है कि हिंदुओं को यूनाइटेड होना है, क्योंकि इस बार जो बंगाल में चुनाव होगा ये सिर्फ एक चुनाव नहीं होगा TMC वर्सेस भाजपा, तो मेरे हिसाब से है ही नहीं, सिर्फ TMC वर्सेस बीजेपी तो नहीं होगा, ये TMC वर्सेस वेस्ट बंगाल की चुनाव होगा। क्योंकि लोगों को अपनी जिंदगी ये चुनाव अब लोगों की जिंदगी बचाने का चुनाव, हिंदुओं को बचाने की चुनाव होगा, क्योंकि हिंदुओं की जीवन अभी संकट में है। क्या मेरे हिसाब SIR से अभी ज्यादा गेम चेंजर हो सकता है इस इलेक्शन में? SIR से क्या मार्जिन्स कम होंगे, या आपको लगता है कि चुनाव का रुख ही बदल सकता है? I'll tell you I'm sorry, I'll speak in English if you don't mind. The contest is for only 5%. If there's a 5% swing, that's a major swing. Okay? So the contest is for just that 5%. Okay? So SIR, no SIR, Supreme Court, no Supreme Court, that 5% matters. How you will motivate that 5% is what is a crucial point. Okay? Now, that 5%, unfortunately,
belongs to the rural Bengal. And you have to reach to the rural crowd, the rural mass, and motivate them. All you need is that 5%. तो जयंत That swing will matter. भाजपा की पकड़ क्या ग्रामीण इलाकों में भी वैसी है जैसी शहरों में, या फिर तृणमूल अभी भी ग्रामीण इलाकों में ज्यादा मजबूत है? देखिए, भाजपा का सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इस बार चुनाव में जो है वो मोदी जी, अमित शाह जी है। आप जहां सवाल कर रहे हैं, मेरा जो अनुभव है अभी भी टीएमसी का जो ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी, संगठन जिले जिले में अभी भी ज़्यादा है। भाजपा का डिस्ट्रिक्ट वाइज पकड़ पहले से बेहतर है, लेकिन वो जो पेनिट्रेशन टू द मास जो मोदी जी बोल रहे हैं, मोदी गारंटी, उसको गांव-गांव में, घर घर तक पहुंचा देना, वो शुभेंदु जी सबसे ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं मास लीडर के नाते। समीक जी अच्छा है, सेकुलर फेस है, वो बीजेपी का एक जॉइंट स्ट्रैटेजी है, लेकिन मास लीडर शुभेंदु है, तो वो कोशिश कर रहे हैं काउंटर करने के लिए, पहले से बेहतर है। लेकिन अभी भी कितना रूरल बंगाल में इसमें एकदम पलटने के लिए जितना जरूरी होता है वो है या नहीं, मेरा अभी भी संदेह है। फैक्टर मनोगे ये है कि एंटी इनकम्बेंसी अब काफी जमीन पर दिखती है, साफ दिखती है लोगों से बात करने में भी। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी भी सवाल है कि लोग एक होते हैं नाराज, आपने खरी खोटी सुनाई तृणमूल को, लेकिन आखिर में वोट उसी को दिया। दूसरा, इतनी एंटी इनकम्बेंसी कि नहीं, इस बार कुछ भी हो जाए तृणमूल को नहीं दे। मैं कहूंगी एक प्रभारी सब पर भारी। जो हम लोग सबसे ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं वो है भूपेंद्र यादव और उनकी टीम को। साइलेंट स्ट्रेटेजिस्ट, अब तक सबसे बड़े गेम चेंजर्स रहे हैं। आप उड़ीसा की बात कर लीजिए, जहां लग रहा था नवीन पटनायक को कोई पटकनी नहीं दे सकता, वहां पर सरकार बदल दी। सितंबर से है वो यहाँ पर, और अभी तक उन्होंने 10 से ज्यादा बार 294 सीटों का दौरा कर लिया है। माइक्रो मैनेजमेंट के चैंपियन हैं। आपस की लड़ाई बीजेपी की, उसको निरस्त कर दिया है। सब एक साथ मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं, जो कि 3 महीने पहले तक नहीं था। बात अगर आप उनके टॉप लीडरशिप की भरोसे की है, तो ग्राउंड पर उनके ऊपर जो भरोसा ग्राउंड का है और टॉप लीडरशिप, दोनों का कमांड अद्भुत है। और बाकी जो काफी सारे दोष लेके कई बार मंत्री या मिनिस्टर्स आते हैं कि ठीक है हमने इसको सुन लिया, हमने उसको सुन लिया, ही टॉक्स नंबर्स। जिस तरह से उन्होंने संघ और संगठन का सामंजस्य बैठाया है वो अभूतपूर्व है। और ये बीजेपी की जीत अगर हुई तो उसके लिए सबसे बड़ा गेम चेंजिंग फैक्टर होगा। मुझे याद है मैंने उनसे सितंबर में जब मुलाकात की थी तो उन्होंने कहा था मनोगे सरकार हम बना रहे हैं, तो मैंने बड़ी तेज हंसा था। ऐसा ओके, गुड ड्रीम्स, बिकॉज बंगाल इज व्हाट बंगाल इज एंड व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो। तो बोले डोंट वरी, वील चेंज हाउ द वे दे थिंक। That's a big confidence. The players, and quoting a very senior person, he said कि अभी तक हम लोगों ने इंडिया ने मैच बांग्लादेश के साथ खेला है। ये पहली बार है जब हमारी टीम मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल रही है, इसलिए हमारी स्ट्रैटेजी तो अलग है ही। तो जीत का जो जश्न होगा वो अलग होगा। जीत का जश्न किस साइड का होगा ये नहीं पता, लेकिन ये लड़ाई अभूतपूर्व है। अहम बात आपने बोली कि अब तक बहुत वक्त तक महुआ बराबर की लड़ाई नहीं थी। एक तरफ तृणमूल थी बहुत शक्तिशाली, दूसरी तरफ बीजेपी की उतनी पैनी पकड़ थी नहीं। अब बीजेपी भी मजबूत हो गई, तो जैसे उन्होंने कहा कि 2 बराबर की क्रिकेट की टीमों के बीच का ये मुकाबला। हाँ बिल्कुल, ये इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया अगर है तो सही में है, और मैदान में इसका असर दिख रहा है, फील हो रहा है। तो इसलिए इस लड़ाई में हम जैसे लोगों का, जर्नलिस्टों का मज़ा भी आ रहा है, क्योंकि नहीं तो बहुत बोरिंग हो जाता है वन साइडेड होने से। वन साइडेड इलेक्शन में क्या मजा आता है, जब 2 हाथियों की लड़ाई हो तब जो 2 तमाशबीन होते हैं वो देखते हैं कि देखते कौन सा हाथी जीता। उसमें कम से कम चुनाव देखने में, लड़ने में नहीं लेकिन देखने में ज़्यादा मजा आता है। और खैर युवाओं का जहाँ तक रुख है ऋतिक, आपको लग रहा है कि युवा जो ट्रेडिशनल बेसिस रहा है आइडियोलॉजी का, लेफ्ट वर्सेस राइट का, उसी पे वोट करेंगे, या उनको लग रहा है कि जैसे पूर्वोत्तर के राज्यों में या बाकी राज्यों में जो विकास हुआ है, पश्चिम बंगाल में भी उसी तरह का विकास होना चाहिए? सर मैं एक घटना का जिक्र करना चाहूँगा। ये बालासोर रेल एक्सीडेंट हुआ था, आपको याद होगा, दर्दनाक ट्रेन एक्सीडेंट। उसमें बंगाल, मैं वहाँ पर पहले पहुँचा था, तो मैंने वहाँ पर देखा था कि जितने भी ट्रेन थे उसमें सारे जनरल डिब्बों में जो भरे पड़े थे, सो बंगाल के युवा थे जो लदे होकर साउथ की तरफ जा रहे थे। तो उस समय से मैं इस बात को देख रहा हूँ, और आज के तारीख में भी मैं जहाँ जा रहा हूँ यूथ से पूछ रहा हूँ जो कामकाज के खोज में बाहर बसे हुए हैं, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट में हो, मुंबई में हो, वो माइग्रेंट लेबर कह रहे हैं कि भाई बंगाल में फ़िलहाल कोई नौकरी का व्यवस्था नहीं है। जो हायर एजुकेशन की बात की जाती है तो इन सब चीज़ों को लेकर वो खौफज़दा है। ये बहुत बड़ी बात आपने बोली। तो आसिफ खान साहब ये देखिए,
ये तो चलिए हावड़ा ब्रिज है, लेकिन कोलकाता के कई इलाके ऐसे हैं जो लगता है कि वक्त के साथ ठहर गए हैं, जहाँ पे ज़्यादा विकास हुआ नहीं है। और पूर्वोत्तर के राज्य हों, वहाँ लोग जाते हैं, देखते हैं कि ब्रिजेस बन रहे हैं, बड़ी बड़ी सड़कें बन रही, गुजरात महाराष्ट्र तो छोड़ दीजिए, और युवाओं को ये महसूस होने लगता है कि भाई हमारे राज्य में ऐसा क्यों नहीं हो सकता। क्या ये महंगा पड़ सकता है टीएमसी को? नहीं, देखिए, युवा चाहेंगे, हर ज़माने में युवा चाहेंगे कि प्रगति हो, लेकिन वक्त के साथ ठहरे रहना भी कोई बुरी बात नहीं है। आप क्योंकि आप इस कैलकाटा को देख रहे हैं। अगर इस कैलकाटा से आप निकल के न्यू टाउन में जाएं तो आपको दिखेगा कि जो आपको झलक बैंगलोर में दिखता है, जो हैदराबाद में दिखता है या दिल्ली वगैरह में दिखता है, वो आपको वहाँ पे न्यू टाउन में दिखेगा। मैं सहमत नहीं हूँ। जैसे अगर आप मुंबई में जाते हैं तो जो पुराना इलाका है मुंबई का, फोर्ट की तरफ जाइए, नारिमन, वहाँ पे भी तो देखिए कितना विकास हो रहा है। आप जो पुराने इलाके हैं पश्चिम बंगाल के, ऐसा क्यों लगता है कि आप कोई 1920 की फिल्म देख रहे हैं? मेरा ज्यादातर दोस्त बेंगलोर में है, कोलकाता में मिलता नहीं है कोई। ये फैक्ट है। सारे आपके दोस्त चले गए हैं बेंगलोर या चेन्नई? अरे बताइए, ऋतिक के सारे दोस्त उसको छोड़ के चले ये गए। फैक्ट है। मेरा खुद भाई भी जो है वो बैंगलोर में है, तो ये तो सच्चाई है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। हाँ, दूसरे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के बनिस्बत बॉम्बे देखिए हमेशा से इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल रहा है। बैंगलोर हमेशा से स्टार्टिंग से ही जो है इंडिया तृणमूल की विफलता रही है ना, कि जो यंग बंगाली है उसको बंगाल में रख पाओ, यहाँ पे ही आप वो अपॉर्चुनिटी दे पाओ, वो तृणमूल पार्टी कहाँ कर पा रही है? ये बिल्कुल आपने सही कहा है कि यंग बंगालीज जिनको मजबूरी में स्टेट छोड़कर बाहर जाना पड़ रहा है, ये तो एक डिसकंटेंट है ही। पर इस डिसकंटेंट को किस तरीके से एड्रेस किया जाए? क्या हम गवर्नमेंट को बदल देने से ये डिसकंटेंट एड्रेस हो जाएगा? इस पे एक बड़ा ही प्रश्न चिन्ह है, और कितने परसेंटेज वोटर्स को ये माइंड में आएगा? ममिता, बीजेपी ने कई सारे वेलफेयर स्कीम्स का ऐलान किया, महिलाओं को हम कैश देंगे, जैसे महाराष्ट्र में दिया या मध्य प्रदेश में, लेकिन यहाँ पे ममता बनर्जी तो पहले से ही दे रही हैं। तो ये जो वेलफेयर एजेंडा है, क्या आपको लगता है कि वो वोट्स में ट्रांसफर होगा? वेलफेयर एजेंडा से ना सिर्फ पेट नहीं भरता है, सबसे पहली बात तो ये है, क्योंकि लोगों को मतलब जो महिलाओं को इतने मतलब 1,500 रुपया दिया जा रहा है, उसमें से क्या है ना, उसको बेसिक नीड्स फुलफिल करने में दिक्कत होती है। तो अभी बंगाल की महिलाओं को सिर्फ स्कीम से नहीं, उनको नौकरी भी चाहिए, उनकी डेवलपमेंट को भी चाहिए, मतलब डेवलपमेंट भी चाहिए उनको। तो भाजपा ने पहले से बता के रखा है कि हमारी सरकार अगर आती है तो हम 3,000 रुपया महीने में देंगे। तो वो सिर्फ 3,000 रुपया की बात नहीं की, उन्होंने ये भी कहा कि महिलाओं के लिए बहुत सारे ढेर सारे नौकरी की बात भी उन्होंने की, और मैंने वो 21,000 रुपया देंगे वुमेन को, अगर उनको बच्चा पैदा होने के बाद 6 महीने से उनको रेज करने का जो खर्चा होता है, तो इसके लिए भी दी जाएगी। तो मुझे सबसे जो अच्छा लगा ये बीजेपी का जो मैनिफेस्टो में उन्हें महिलाओं के ऊपर सोचा था एक बात। और राहुल, मैं एक बात जस्ट वन लाइन ऐड करना चाहूँगी। जब 2006 में तृणमूल का 30 सीट्स थी अदर, तो 2007 में बुद्धदेव भट्टाचार्य एक सभा से बोले थे कि जो बंगाली में बोलता है कि ओरा 30 आमरा 235, इसका मतलब होता है कि वो लोग 30 और हम 235। तो उसकी नेक्स्ट साल मतलब 2007 में फिर जिला परिषद 24 परगनाज और मुर्शिदाबाद की मेदिनीपुर और 24 परगनाज की जिला परिषद है, वहीं से ही उनका हार शुरू हो गया था लेफ्ट सरकार की। तो ये बात लोगों को दिमाग पे डेफिनेटली रखना चाहिए। एक बड़ा मुद्दा ये भी है कि तृणमूल क्या ऐसे मुद्दे पैदा कर रही है जो कि है ही नहीं बीजेपी को बैकफुट में डालने के लिए। चूँकि हम गंगा जी में और यहाँ पे काफ़ी मछली होती है मनोगे, हम देख रहे हैं कैसे इस चुनाव में कई सारे भाजपा के नेता मछली लेके कैंपेन कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी प्रेशर में आ गई, क्योंकि तृणमूल बोल रही है कि अगर इनकी सरकार बन गई तो ये मच्छी खाने नहीं देंगे आप। बांग्लाয় बोले माछेर तेले माछ भाजा। इतना बढ़िया उन्होंने मछली के तेल में मछली तल दी है, और अब मछली सबको खिलाई जा रही है, जिसमें नैरेटिव बदले जा रहे हैं। कोई मछली लेके चल रहा है, कोई मछली खा रहा है, कोई ये बता रहा है कि आप आएंगे हम आपके खाने पे रोक नहीं लगाएंगे। उसका कारण ये है कि बंगालीज लव देयर फूड, लव देयर कल्चर, लव देयर ट्रेडिशन, एंड दे कैरी इट ऑन देयर शोल्डर विद अ लॉट ऑफ प्राइड। तो जब ये गर्व की बात होती है ना, तो फिर आपको ये समझना होगा कि वो खाने पे आप उसको टच नहीं कर सकते हैं, वो नहीं छोड़ेंगे। इसलिए अगर आप दुर्गा पूजा की बात करें, पूरे देश में अलग अलग राज्यों में दुर्गा पूजा पे सात्विक भोजन होता है। यहाँ पर अष्टमी की संधि पूजा के बाद बकरा या जो भी बलि चढ़ती है उसको खाया जाता है, और वो प्रॉपर मटन का भोग लगता है दुर्गा पूजा में नवमी नहीं, पर इसमें अजीब बात यह है कि किसी भी भाजपा के नेता ने, जयंत घोषाल, ऐसा नहीं बोला कि अगर हम आएंगे तो हम आपको मछली खाने ही देंगे, लेकिन फिर भी इतना बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया ये एक्चुअली बंगाली अस्मिता के साथ मछली को कोशिश कर रहे हैं टीएमसी जोड़ने का। मैं आपको बहुत एक रोचक घटना बताता हूं। त्रिपुरा चुनाव में भाजपा आए हैं,
उसके पहले जब कैंपेन हो रहा था उस समय आरएसएस बहुत सक्रिय थे त्रिपुरा में, आप जानते हैं। तो शाखा में जो कॉन्फ्रेंस होता है उसमें वेजिटेरियन फूड दिया जाता है। तो जो आरएसएस के वहाँ इंचार्ज थे, भाजपा के साथ कोऑर्डिनेट करते थे, उन्होंने कहा कि अगर त्रिपुरा में ये जो जितने कॉन्फ्रेंस है बीजेपी और आरएसएस का, इसमें अगर आप वेजिटेरियन करेंगे तो त्रिपुरा में पावर में हम नहीं आ सकते हैं। तो इसीलिए आरएसएस ने जो जितना शाखा कॉन्फ्रेंस गांव-गांव में एकदम धर्मनगर, कैला शहर से बेलोनिया तक त्रिपुरा का नॉर्थ साउथ में मछली खिलाया था, आरएसएस ने मछली खिलाया था। तो ये जो टाबू है आरएसएस के, मोहन भागवत जी मुझे बताया एक इंटरव्यू में कि हम मछली खाते थे। हम लोग मराठी ब्राह्मण नॉन वेजिटेरियन होते हैं, लेकिन आरएसएस में ज्वाइन करने के बाद अडवाणी जी के फैमिली नॉन वेजिटेरियन थे। अभी भी उनके बेटा बेटी तो मछली मांस खाते हैं, बहुत लोगों को पता नहीं है। मम्मी तो ये महंगा पड़ सकता है, ये दाव नॉन इशू कि नहीं, नॉन इशू आप कह रहे हैं। अगर इतना ही बड़ा नॉन इशू, भाजपा का हर नेता मछली पकड़ के क्यों घूम रहा है? वो कहीं ना कहीं इशू है, इसलिए तो कर रहा, वरना करने की जरूरत पड़ी। देखिए, बंगाल में ये कोई फैक्टर काम नहीं करेगा। अगर ममता बनर्जी किसी को ये दौड़ाने की मतलब ये समझाने की कोशिश करती हैं कि नहीं, अगर भाजपा आती है तो मछली भात आपको खाने को नहीं मिलता है, तो ये बकवास किसी ने नहीं सुनने वाली है बंगाल में। ये तो मुझे पता है। क्या है कि देखिए, बंगाल एक ऐसा जगह है ना, यहाँ पे लोग, हाँ कुछ लोग ऐसा डेफिनेटली होते हैं कि जो कि डाइट के लिए नॉन वेज नहीं खाते हैं, तो वो उनके व्यक्तिगत मतलब पर्सनल इश्यूज है। पर भाजपा के साथ मुझे जहां तक पता है, इसका ये मछली भात का कुछ संपर्क नहीं है। ममता बनर्जी खुद एक टाइम पे यूपीए सरकार के साथ जुड़े हुए थे। क्या तब उनको क्या फोर्स किया गया था कि आप मछली भात नहीं खाएंगे? मुझे तो लगता नहीं भी शायद सीरियसली लिया जा रहा है इशू महुआ, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन में हमने देखा कि वो आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खतरे में, ये इतनी बड़ी बात बन गई जबकि थी नहीं। तो इस बार बीजेपी उसको प्रोएक्टिवली एड्रेस करे कि नहीं भाई हम ऐसा नहीं हो, पहले वो इग्नोर कर रहे थे, अब वो एड्रेस कर रहे हैं उसको, ये फर्क है। डेफिनेटली क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इमोशनल इशू है। और क्योंकि बंगाली खाने से कुछ मतलब कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन खाना नहीं छोड़ सकते हैं अपना, और उसको लेके वो कहीं भी दुनिया में पहुंच जाएंगे। तो उनको ये भी खबर रहता है कि उत्तर प्रदेश में नवरात्रि के टाइम में सारे मांस मछली के दुकान बंद कर दिए गए। तो वो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ों से खोज खाज के यहाँ पे वो इशू बन गया है। और ममता ने बड़ा 24/7 पॉलिटिशियन है, हर जगह से पॉइंट्स उठाएगी, वहाँ से भी उठा ली और उसको पॉइंट बना दिया। अब बीजेपी को उसको डिफेंड करना पड़ रहा है। बट ये बहुत ही मज़ेदार है और बहुत इंटरेस्टिंग इस बार का पहलू है इस इलेक्शन का, कि मछली जो है कम से कम, इसके मतलब बीजेपी बंगाल को सीरियसली ले रही है जब मछली पे बात आ गई है। तो मैं तो ये कहूँगी। हाँ, माओवादी ने एकदम ठीक कहा कि नवरात्रि के टाइम पे कहीं मछलियों की दुकान या मांस की दुकान बंद कर दिया गया था। क्योंकि एक चीज़ राहुल देखना है कि आप भी शायद नवरात्रि करते होंगे, कि आप मछली खाते हैं उस टाइम पे, मांस खाते हैं, नहीं खाते हैं। तो ये एक मतलब रिचुअल्स, एक फैक्टर्स है जो लोगों की इमोशंस के साथ जुड़े हुए हैं। क्योंकि लोग नवरात्रि में कभी भी इमोशंस अलग है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बंगाली लोग जो है उनके कल्चर में तो नवरात्रि है नहीं, वो दुर्गा पूजा मनाते हैं। और दुर्गा पूजा में ऐसा होता है, मतलब ऐसा कहीं पे लिखा नहीं था कि नहीं दुर्गा पूजा के टाइम पे आप नॉन वेज नहीं खाते हैं। तो दुर्गा पूजा के टाइम पे सबसे ज्यादा नॉनवेज खाना यहाँ पे बिकता है। तो ये होता है ना, बीजेपी का ये जो स्ट्रेटेजी होता है स्टेट वाइज होता है, क्योंकि ये बंगाली स्टेट है। यहाँ पे जो जितने सारे नेता या जितने सारे वर्कर्स है, 90% ऑफ देम आर बंगाली। तो बंगाली से ये नहीं छीना जाएगा, ये बंगाली की इमोशंस को पकड़ के वोट खींचने की एक प्रयास लगता है मुझे। इसमें एक फर्क ये आ जाता है राहुल, कि उत्तर प्रदेश में फोर्सफुली बंद किया गया, इम्पोज किया गया। भाई हमारा राज्य है, राज्य के तरफ से, चीफ मिनिस्टर की तरफ से ऑर्डर आ गया, बंद कर दो। चाहे उसमें से कोई कंसेंशुअली खाना बंद करे या ना करे, ये उन पे थोप दिया जा रहा। तो ये जो एक्शन है ना, ये बंगाली सेंटिमेंट को हिट करता है कि यू कैन नॉट फोर्स मी। भाई नवरात्रि है, हम नहीं खाएंगे नॉन वेज, ठीक है, लेकिन आप ज़बरदस्ती पूरे इलाके में आप गोश्त मछली बंद कर दीजिएगा। चलिए, जब हम लोग शुरू कर रहे थे लग रहा था कि बारिश होगी, लेकिन मनोज्ञा ने, ऋतिक ने पूरा इंतजाम किया कि कार्यक्रम के दौरान बारिश हो ना। आप लोग जुड़े हमारे साथ इस स्टीमर नाव पर हावड़ा ब्रिज के नज़दीक। कहाँ गया हावड़ा? अच्छा, वो उल्टी साइड हो गया। अब हावड़ा ब्रिज के नज़दीक एनडीटीवी के पीछे। अच्छा हाँ, वो बहुत दूर है। सागर सेतु। ये अच्छा भी है कि इतनी गर्मी भी नहीं थी। हम लोग जब आए लगा कि बहुत उमस होगी, बहुत गर्मी होगी। पसीने कैंडिडेट्स के छूट रहे, उन्हीं के छूटे। हम लोगों ने अपनी चाय पी ली। आप जुड़े हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।